गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एंड देन जेसी मैक्सवेल। और जो है आज हम बात करने वाले हैं उसी से आगे प्रोसीड हम करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए आपको एक शो किया हुआ है कि किस तरीके से कॉस्मिक रेज से हम मूव करते हैं जब रेडियो वेव्स की तरफ, तो वेवलेंथ जो है वो लगातार इंक्रीज करती जाती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाती है। और ये जो आपका विप ग्योर यानी जो विजिबल लाइट का रेंज है, विजिबल जो लाइट है आपकी, तो विजिबल रेडिएशंस जो है वो 10⁻⁻⁶ इनकी वेवलेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में या इस पर्टिकुलर रीजन में रहती है 10⁻⁻⁶ मीटर में, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज के अराउंड रहती है, जिसमें पूरा का पूरा जोन आ जाता है, वेव ग्योर आ जाते हैं, सारे के सारे 7 कलर्स आ जाते हैं। अगर इसको मोटा मोटा देखा जाए तो ये 400 नैनोमीटर से शुरू होकर और लगभग 700-750 जो है नैनोमीटर तक चलता है। लास्ट आप 800 नैनोमीटर तक लिख सकते हो। इसके बाद जो है वो इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी और आज हम यहीं से ही आगे कंटिन्यू करते हुए लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन वॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये चीज क्या है? जनरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी विच कैन absorb all the different type of radiations which are incident on it। perfectly black body उसे कहा जाता है जो हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं जो भी उसके ऊपर डाली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये मान सकते हो ब्लैक होल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसको ऐसे ही बोला जाता है कि वहां पर उसको स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट बिकॉज जब उसके ऊपर किसी तरह की कोई रेडिएशन भेजी जाती हैं तो वो अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी पुल की वजह से उन रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करता है और वहां से कोई भी चीज टकरा के आती ही नहीं है। जब रेडिएशंस उससे टकरा के नहीं आएंगी तो किसी भी चीज को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अ ब्लैक होल कैन बी कंसिडर्ड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अच्छा, दूसरी चीज, ब्लैक बॉडी के साथ आप रिवर्स भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो कि अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज समथिंग विच is when heated will radiate all the different type of radiations। all the different type of radiations मतलब ये पूरा का पूरा रेंज रेडिएशंस का, अगर कोई बॉडी को हीट करने से ये सारी तरह की रेडिएशंस मिल जाएंगी तो उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में जो ये थ्योरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये कैसे नहीं कर पाई थी ये चीज मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी से मैंने आपको ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। सो ध्यान से सुने सभी। देखिए, जब कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई सब्सटेंस है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है जिसका, जैसे सपोज हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है। आयरन को जब हीट करना शुरू करते हैं बच्चों तो होता क्या है? व्हाट हैपन्स? धीरे धीरे जो है उसका कलर चेंज होता है। आपने हीटर को कभी सर्दियों में यूज किया हो तो हीटर की कॉइल को जलते हुए देखा है? हीटर की कॉइल को कैसे कलर्स आते हैं? शुरू में जो है वो रेडिश कलर आपको नजर आता है, फिर और काफी जब देर तक जलता रहता है तो उसका रेड कलर से वो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, फिर और थोड़ी देर के बाद वो येलो लाइट देना, बिल्कुल चमकने लग जाता है, येलो लाइट देना शुरू कर देता है। और अगर आयरन को भी जब हम हीट करते हैं ना बच्चों तो यही होता है। स्टार्टिंग में वो रेड हो जाएगा, उसके बाद इट विल स्टार्ट टर्निंग ऑरेंज, फिर और ज़्यादा हीट करोगे फिर वो येलो कलर का नजर आएगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, एकदम ब्रिलियंस लाइट आती है, ठीक है। एंड देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। तो ये अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अगेंस्ट जा रही है बात, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अगेंस्ट जा रही है चीजें। ऐसा कैसे है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम जैसे अब मैंने आपको उसी सब्सटेंस की आयरन की बात बताई, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो कोई भी जो ब्लैक बॉडी होगी वो हर तरह की रेडिएशन देती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन
जो कलर चेंज आ रहा है, वो कलर चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे आपने आयरन को हीट किया और अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, तो वो कलर्स आने का मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी है वो किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये थ्योरी कह रही है, इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी है किसी भी रेडिएशन की वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इंटेंसिटी के, एम्पलीट्यूड के, ठीक है। सो ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी और इसी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सेकेंडली, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट हैपन्स कि जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर रेडिएशंस को स्ट्राइक कराया जाता है, किसी भी तरह की रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। सो वंस अगेन लिसन केयरफुली, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन radiations are striked on the surface of metal and electrons jump out from the surface of metal. The phenomena is known as photoelectric effect. अब ये जो photoelectric effect है, अगर इस जो है ये अगर हर तरह की रेडिएशन को डाल दिया जाए, ठीक है, किसी भी तरह की रेडिएशन को डाल दिया जाए तो हर बार ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। अगर रेडियो वेव्स डालते हैं तो नहीं आता, कभी कभी इंफ्रारेड रेज डालते हैं तो रेडियो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, कंटिन्यूसली जो एनर्जी दे रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या रीजन है या इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एंड ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, और इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए और मेनली आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक और थ्योरी दी गई, ठीक है। और वो थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये कुछ 1865 में आई थी, और जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये 1900 में इसको प्रपोज किया गया था बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पुट फॉरवर्ड इन 1900 बाय मैक्स प्लैंक। तो ये क्या थ्योरी थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं, इसी थ्योरी को फिर आगे एक्सटेंड किया था 1905 में आइंस्टीन ने, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस, द फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी टू विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, रेडिएंट एनर्जी आ रही है, दैट वाज कॉन्टिन्यूअस। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट continuous but comes in small packets from the source, and these small packets were called as quanta. क्वांटम सिंगल के लिए और प्लूरल में उसको क्वांटा कह दिया जाता है। तो ये जो क्वांटा है, ये क्वांटा क्या है? ये पैकेट्स हैं किसके? एनर्जी के, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है। देन द एनर्जी ऑफ एवरी क्वांटा इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन, E इज इक्वल टू h न्यू। हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उस पैकेट में एनर्जी होगी। E इज इक्वल टू h न्यू एंड h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू है 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड,
ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। तो आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में से एक प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये ज़रूर पता होनी चाहिए। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो फिर से आ जाते हैं हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ, अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट कम्स इन स्मॉल पैकेट्स। द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटा। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल लगाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। लेट अस प्रोसीड अहेड, आगे बात करते हैं। देन अगर टोटल एनर्जी किसी बॉडी की आपको ये बतानी है कि किसने इस बॉडी ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है या कितनी एनर्जी इस बॉडी ने रिलीज आउट की, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है, इनटू देयर एनर्जी NH। एक और चीज बताती हूँ, 1 मोल ऑफ क्वांटा, इनकी जो एनर्जी होती है बच्चों दैट इज नोन एज 1 आइंस्टीन। ठीक है, 1 मोल क्वांटा में जितनी भी एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज नोन एज 1 आइंस्टीन। वन मोर थिंग टू बी एडेड हेयर, in case of light energy is basically your visible energy, ठीक है। in case of a light energy quanta is called as photon, ठीक है। तो फोटोन क्या है, फोटोन भी एक तरह का आपका क्या है, एनर्जी का ही पैकेट है। और अगर वो पर्टिकुलरली लाइट एनर्जी होगी तो हम उसे क्या कह देंगे, उसको क्वांटा कहने की बजाय उसको कह देंगे फोटोन। बस इतना फर्क है, नाम का फर्क है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। और अगर आपके पास बहुत सारे कोई 100, 200, 1000 फोटोन्स आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी एनर्जी हो जाएगी NH। 1000 आ रहे हैं तो 1000 इंटू H प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर आपके 500 फोटोन्स आ रहे हैं तो 500 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपकी ये जो है थ्योरी है। अब ये जो है पर्टिकुलर थ्योरी किस तरीके से हेल्पफुल है इन एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, या आयरन का एग्जाम्पल हमने लिया था कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंगली जब सारी रेडिएशंस, भाई यही बताया ना कि कोई भी बॉडी अगर एक साथ सारी रेडिएशंस बाहर निकालती है ऑन हीटिंग देन इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर वो सारी की सारी रेडिएशंस निकालेगी तो उनका कलर अलग अलग नहीं हो सकता, दे कैन नॉट हैव डिफरेंट कलर। तो फिर आयरन को जलाने से वो पहले रेड कलर का, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ऐसे फिर ब्लू सा या वाइट सा क्यों नजर आता है। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज को एक्सप्लेन किसने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने नहीं किया स्टूडेंट्स। किसने किया, इट कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया सुने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी जो है हमने किसके बराबर बताई, इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब आपने आयरन जैसे किसी सब्सटेंस को जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जब आपने उसको हीट करना शुरू किया तो शुरू में उसके पास एनर्जी कम थी। जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा वेवलेंथ जो है, अगर आप, मैंने इसीलिए इसमें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो जब वेवलेंथ किधर हो रही है, इस तरफ से लगातार बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तो हमने क्या कहा कि एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो किस तरफ आएगा कलर, रेड की तरफ कलर आएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ वेवलेंथ कम है, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। ये विजिबल से हम IR की तरफ जा रहे हैं ना बच्चों, तो ये कलर कुछ इस तरीके से हो रहा है। वॉयलेट शुरू में आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड के बाद तो इंफ्रारेड ही आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड
कि अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर शुरू में एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो कलर कैसे आएगा, कलर आएगा टूवर्ड्स रेडर रीजन में आएगा, जहां पर रेड कलर होगा वहां वैसा नजर आएगा। फिर जैसे आपने उसको और ज्यादा हीट किया तो आपने एनर्जी को बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ कम हो गई है तो रेड से कहाँ जाएंगे, रेड से पीछे की तरफ जाएंगे, विबग्योर से रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, पीछे की तरफ चलते जाएंगे। सो इन दिस वे दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। जो अलग अलग कलर्स देने का जो सिस्टम है उसको समझाया जा सकता है बाय अप्लाइंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट एंड दैट वाज explanation of the फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसने कैसे एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक से टर्म समझने पड़ेंगे। जैसे सपोज हमारे पास कोई ये मेटल की आपकी सरफेस है, ठीक है, और मेटल की सरफेस के ऊपर जब कोई हमने रेडिएशन को स्ट्राइक कराया तो रेडिएशन स्ट्राइक होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से जंप कर गए और इसी इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो नाउ इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी। हर एनर्जी इतनी काबिल नहीं होती कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल से कहीं ना कहीं जुड़े तो हुए ही हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एटम्स के हैं, और एटम्स जो हैं वो किसके हैं, वो मेटल के हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी मेटल के ही तो हैं, वो सरफेस के हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो हमें एक खास एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसके अंदर जो एनर्जी है उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। अब ये जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी, उसको हम नाम दे देते हैं E0, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ अब E0 की वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, h nu naught। What is nu naught? Nu naught is defined as work function. We can define it as work function. What is E naught? E naught is your threshold energy. It is the minimum energy which must be given to the metal so that electron can jump out from its surface. Similarly, what is work function? It is the minimum frequency which is required to इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस में से इजेक्ट आउट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। यहां तक समझ में आ गया। अब आपने सपोज एनर्जी दी E एंड यू हैव एनर्जी मोर देन दैट ऑफ E0। E0 से अगर आपने ज्यादा एनर्जी दी तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो E है यानी E की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी h न्यू है, ठीक है। तो E माइनस E0 हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ये तो मिनिमम थी। E माइनस E0 यानी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी आपको मिनिमम चाहिए, अगर आप उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। आगे सुने। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, उस इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो भी तो यहीं से आएगी जहां से आपने स्ट्राइक कराई है। ये आपका क्या है, सोर्स है जहां से आप एनर्जी फेंक रहे हो, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के भी काम आ रही है और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के भी काम आ रही है। तो यानी कि ये जो E माइनस E0 है, ये पर्टिकुलर एनर्जी किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी और उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी। सो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जितनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है या जितने रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक कराएंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी E माइनस E0 या h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या h कॉमन कर दें तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो अब इसको आगे भी रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस
न्यू नॉट। ठीक है, अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी जो भी आप स्ट्राइक करा रहे हो और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं, तो बेटा ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन तो आएगी लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद आएगी लाइन और स्ट्रेट आएगी और फिर ऊपर चढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ तक तो कोई सीन ही नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है आपका? न्यू नॉट है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वाला। इतना होने के बाद इस पॉइंट पर तक फ्रीक्वेंसी अगर आपने नहीं दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली इफ यू प्लॉट अनदर ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब अगर आपने रेडिएशन ले लिया, कोई भी रेडिएशन एक ले ली और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाए जा रहे हो, उसको और तेज, और यानी रेड लाइट ले रहे हो, रेड लाइट का का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, और ज्यादा रेड दिख रहा है, और ज्यादा रेड दिख रहा है, तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इंटेंसिटी का, बट इट इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ इट इज रिलेटेड? इट इज रिलेटेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। जितनी ज्यादा हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे उतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यानी अगर आप जो है सपोज इंटेंसिटी जो है अगर आपने कम दी है तो हो सकता है कम इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड किससे बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे बढ़ेंगे? इंटेंसिटी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड will be proportional to the intensity। तो ये सब एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रही आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करें और फिर हम इससे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।